किसने सोचा था कि उसके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। एक लंबे दिन की वर्क के बाद वह बस एक बियर लेकर रिलैक्स करना चाहता था और थोड़ी गेम्स खेलना चाहता था, लेकिन वह वहीं डोज ऑफ कर जाता है और अचानक खुद को गेम वर्ल्ड के अंदर जागता हुआ पाता है, जिस पर एक व्हाइट हेड वुमन चिल्लाकर कार्डिम को डीमन से सावधान रहने को कहती है। यह सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर जवाब देता है कि वह सब कुछ एक फ्लैश में संभाल लेगा और फिर आगे चार्ज करता है, जिस पर वह इनसेन स्पीड के साथ एनिमीज पर खुद को झोंक देता है। समय बर्बाद किए बिना वह सीधा पहले जेंट मॉन्स्टर से टकरा जाता है। सामने कई डरावने दिखने वाले डेमोन्स उसे घूरते रहते हैं जो अटैक करने के लिए रेडी होते हैं, जिस पर एक ही स्विंग में लाइट की बीम निकलती है और आसानी से एक क्रीचर को स्लाइस कर देती है। फिर कदीम पूरी तरह पावर का ब्लर बन जाता है और बाकी बचे मॉन्स्टर्स को भी काटता चला जाता है और फिर देखते ही देखते डीमंस के बॉडीज एक एक करके जमीन पर गिरने लगते हैं। लड़ाई के एंड में हमारा हीरो धूल के बीच खड़ा नजर आता है, जिस पर वह बिना किसी स्क्रैच के उठता है और अपनी इमेंस स्ट्रेंथ शो करता है। वह कमेंट करता है कि डीमन रेल्म शुरुआत से ही काफी टफ लग रहा है। ये सोचकर उसे रियलाइज होता है कि फाइनल बॉस तक पहुंचने का रास्ता इजी नहीं होने वाला। इसके बाद इस बात को साइड में रखते हुए हमारे एमसी के दिमाग में एक और टेंशन चल रही होती है। उसे पहले से पता होता है कि मेलिसा से उसे एरएफएल जरूर मिलने वाला है, जिस पर सामने एनिमीज पर फायर की बारिश होने लगती है। दूर से एक फीमेल वॉइस डेस्परेट होकर उसका नाम चिल्लाती है। फिर मेज मेलिसा उसे अकेले बिना बताए चार्ज करने पर डांटती है, लेकिन इससे पहले कि वह आगे कुछ बोले कोई उसका आर्म पकड़कर उसे रोक देता है, जिसके बाद आर्मर पहने एक आदमी दो मॉन्स्टर्स की तरफ चार्ज करता है। यह गेल होता है, ग्रुप का हीरो, और वह अपनी सोर्ड निकालकर बैटल के लिए रेडी हो जाता है, जिस पर वॉरियर उसे कहता है कि स्कोल्डिंग लड़ाई के बाद कर लेना। यह सुनकर मेलिसा कंप्लेन करती है कि गेल बहुत ज्यादा बाय द बुक चलता है और यह अब बोरिंग लगने लगा है। उसी टाइम प्रीस्टेस सिरिल ग्रुप के लिए प्रेयर करती रहती है। वह कदीम को लेकर वरीड होती है और फील करती है कि वह खुद को जरूरत से ज्यादा पुश कर रहा है। तभी एक डीमन लाइट की पावर से क्रश्ड हो जाता है। यह देखकर प्रीस्ट गॉर्डन सिरिल से कहता है कि चिंता मत करो। वह उसे अश्योर करता है कि कदीम के पास एक प्लान है जिस पर यंग वुमन शांत हो जाती है। फिर गॉर्डन सजेस्ट करता है कि पहले मॉन्स्टर्स को हैंडल कर लिया जाए और बाद में बात की जाए, जिस पर मेलिसा प्लान से एग्री करती है और टीम एनिमीज की तरफ चार्ज करती है। इसके बाद हमारा हीरो खुद को कटाम के नाम से इंट्रोड्यूस करता है और अपने कंपेनियंस की तरफ इशारा करता है। गेल द हीरो, सिरिल द प्रीस्टेस, गॉर्डन द प्रीस्ट और मेलिसा द मेज। वह हीरो पार्टी का वैनगार्ड होता है जो आज डामन को हराने के लिए डेस्टिन्ड है, जो गॉड ऑफ कॉम्बैट और सैवेजरी का ग्रेट वॉरियर होता है। लेकिन उस सीरियस लुक के पीछे एक बहुत बड़ा सीक्रेट छुपा होता है। असल में वह गेम के अंदर एक पोजेसर होता है, एक नॉर्मल सा ड्यूड जो बिना चाहे इस बॉडी में आप फंसा होता है। यह गेम क्रेजी वॉरियर कहलाता है और इसकी स्टोरी काफी सिंपल होती है। एक हीरो पार्टी बनाता है और फाइनल बॉस को हराने निकलता है। प्रॉब्लम यह है कि आज डामन और उसकी आर्मी बेहद टेरिफाइंग होती है। शायद कुछ लोग ऐसे एडवेंचर एंजॉय करते होंगे, लेकिन वह उनमें से नहीं होता। एक मॉडर्न गाय के लिए जिसने कभी मक्खी तक नहीं मारी, इतने मॉन्स्टर्स के बीच बैटल में फंसना एक कंप्लीट नाइटमेयर बन जाता है। फिर कडाम एक कास्क से कुछ पीता है, शायद पावर अप के लिए, क्योंकि ये वर्ल्ड उसके लिए हैंडल करना बहुत ज्यादा हो रहा होता है। सामने नए बिजार क्रीचर्स की हॉर्ड आती है और वह खुद को प्रिपेयर करता है। वह एक बार फिर अपने फियर का सामना करता है। उसकी यूनिक ट्रेट ब्लड बजर्कर होती है जो उसे और स्ट्रांग बनाती है। डीमन ब्लड कंज्यूम करके उसे स्पेशल बफ मिलता है, जिस पर हमारा एमसी सोचता है कि उसे बस थोड़ी और पावर चाहिए। वह मानता है कि अगर सारे एनिमीज खत्म हो गए तो सब कुछ एंड हो जाएगा और फिर वह ट्रांसफॉर्म करता है। उसका बॉडी बड़ा और ज्यादा स्ट्रांग होता चला जाता है। उसे लगता है कि यही तरीका है जिससे वह इस वर्ल्ड को फाइनली गुड बाय कह पाएगा। रेड आइज और खून से लथपथ वह बिना किसी मर्सी के अटैक करता है। उसकी डेस्परेशन उसे एक रियल बीस्ट में बदल देती है। पूरी तरह ट्रांसफॉर्म होकर उसके दिमाग में सिर्फ एक ही डिजायर रहती है, वह किसी भी कॉस्ट पर इस हेलिश वर्ल्ड से बाहर निकलना चाहता है। वह बस वहां से जल्दी निकलना चाहता है और इस ऑफुल वर्ल्ड में एक सेकंड भी और नहीं रहना चाहता। जिस पर हमारा हीरो डीमन कॉर्प्सेस के माउंटेन पर चढ़ता चला जाता है। वह दिखाता है कि उसकी फ्यूरी की कोई लिमिट नहीं है और वह लगातार फाइट करता रहता है। उसकी हेट्रेड इतनी इंटेंस होती है कि वह बॉडीज के रिमेन्स तक डिवॉर करने लगता है। वह डिस्ट्रक्शन की थर्स्ट में खुद को पूरी तरह खो देता है। अचानक एक नई हॉन्ड डिमिनिस भागती हुई आती है। वह क्रेजेड वॉरियर का सामना करने के लिए रेडी लगती है। कैदम उसे रज और कॉन्टम्प से भरी नजरों से देखता है। उसके लिए अब कुछ भी मैटर नहीं करता सिवाय सब कुछ डिस्ट्रॉय करने के। वह क्रीचर उस पर अटैक करती है, जिस पर वह चिल्लाता है कि वह सबको डिवॉर कर जाएगा। उसका यह प्रॉमिस पूरे ब्लडी बैटलफील्ड में गूंजता है। उसका फेस एक मैनिक और टेरिफाइंग स्माइल में बदल जाता है। वह स्वेयर करता है कि कुछ भी बाकी नहीं छोड़ेगा। इसके तुरंत बाद वह अपनी जायंट हैंड से डिमिनिस को पकड़ लेता है। वह कहता है कि वह उसके खून की आखिरी
आखिरी बूंद तक पी जाएगा। तभी एक ब्राइट लाइट चमकती है और वॉइसेस उसे पुकारने लगती हैं। उसके फ्रेंड्स डेस्परेट होकर उसे रुकने के लिए कहते हैं। वॉरियर कंफ्यूज हो जाता है और किसी को उसका नाम पुकारते हुए सुनता है। आवाज फेमिलियर लगती है लेकिन वह पहचान नहीं पाता। तभी उसे पता चलता है कि जिस पर वह अटैक कर रहा था वह मेलिसा थी। वह जमीन पर पड़ी होती है, बैडली इंजर्ड और खून से ढकी हुई। फिर उसे रियलाइज होता है कि वह लाइट के स्पेल में फंसा हुआ है। यह मैजिक उसे आगे अटैक करने से रोक रही होती है। शॉक्ड होकर वह नॉर्मल फॉर्म में लौटता है और हकलाते हुए उसका नाम लेता है। अब उसे समझ आने लगता है कि उसने क्या कर दिया है। अपने कंपेनियन की हालत देखकर वह पूरी तरह स्टन्ड हो जाता है। सामने का सीन देखकर वह बिलीव नहीं कर पाता। बर्जर्कर पावर ने उसकी सैनिटी छीन ली थी और उसने अपने ही फ्रेंड्स पर अटैक कर दिया था। वह सोचता है कि क्या वह उस पॉइंट पर पहुंच गया है जहां वह किसी को पहचान नहीं पा रहा। जो सिंपल गेम डिस्क्रिप्शन थी वह अब एक ट्विस्टेड नाइटमेयर बन चुकी होती है। इंसैनिटी लगातार उसके माइंड को पियर्स करती रहती है। इसके साथ ही वह खुद को खून और डिस्पेयर के समंदर में डूबता हुआ फील करता है। डिमोनिक एनर्जी धीरे धीरे उसे कंज्यूम कर रही होती है। जो खून पहले डिस्गस्टिंग लगता था अब उसे स्वीट टेस्ट करने लगता है। डिस्ट्रॉय करने की थर्स्ट उसके माइंड को पूरी तरह डिवॉर कर रही होती है, जिस वजह से मैडनेस के इन फिट्स को कंट्रोल करना और मुश्किल होता जा रहा है। वह सोचता है कि क्या वह एंड तक सेन रह पाएगा। इसीलिए उसे पता होता है कि आर्किडमैन को जल्दी से जल्दी खत्म करना जरूरी है। यही एक रास्ता है जिससे यह सब एंड हो सकता है और वह फ्री हो सकता है। तभी मेलिसा पीछे से उसे हग करती है और उसे वापस सेंसेस में लाने की कोशिश करती है। वह पूरी ताकत से उसका नाम चिल्लाती है। एक वीक स्माइल के साथ मेज कहती है कि सब ठीक है और वह फाइन फील कर रही है। वह उसे कहती है कि जो हुआ उसके लिए खुद को ब्लेम मत करे। वह उसे याद दिलाती है कि वह हमेशा सबको प्रोटेक्ट करता आया है और अब उनकी बारी है। रिग्रेट से भरा हुआ कदीम बस माफी मांग पाता है। यह सीन देखकर सिरिल और गॉर्डन लॉर्ड कडाम के पास आते हैं। वे उसके कंडीशन को लेकर वरीड होते हैं। प्रीस्टेस प्रॉमिस करती है कि वे उसे पागल होने से रोकने के लिए सब कुछ करेंगे। वे उससे कहते हैं कि एंड तक फाइट करे और होल्ड ऑन रखे। गॉर्डन मजाक में यह भी कहता है कि जरूरत पड़ी तो वह उसे एक पंच मारकर सेंस में ले आएगा। प्रीस्ट उसे चिंता न करने को कहता है। तभी गेल एक बॉडी पर पैर रखकर पूछता है कि क्या उनका रेस्ट खत्म हो गया है। वह जर्नी कंटिन्यू करने के लिए रेडी नजर आता है। हीरो उसकी तरफ देखकर कहता है कि अगर ब्रेक ओवर है तो आगे बढ़ने का टाइम है। वे यहां और टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। हाथ आगे बढ़ाते हुए गैल कंफर्म करता है कि उन्हें फाइनल बॉस को टुगेदर डिफीट करना होगा। यही इस वर्ल्ड को सच में सेव करने का एकमात्र तरीका है। कडिम हीरो के बढ़े हुए हाथ को देखता है और अभी भी मेलिसा को अपनी बाहों में पकड़े होता है। ग्रुप का बॉन्ड पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग लगता है। इसके साथ ही कटम हीरो का हाथ पकड़ लेता है और उनके बीच पैक्ट सील हो जाता है और फिर वे टूटे हुए बॉडीज और सोल्स के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। काफी लंबे टाइम के बाद वे आखिरकार अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं और फाइनल बैटल में गेल अपने कंपेनियन का नाम जोर से पुकारता है। हमारा एमसी अपनी एक्स को एक आखिरी अटैक के लिए उठाता है। वह आर्कमैन को फिनिशिंग ब्लो देने की तैयारी करता है। क्रिएचर ब्लेड का सीधे सामना करता है जहां उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता। वॉरियर पूरी डेवेस्टेटिंग फोर्स के साथ अपना वेपन नीचे लाता है। इसी बीच गेल भी अपनी पावर यूज करता है जो हरिकेन के फॉर्म में होती है। हीरो बाकी बचे एनिमीज को क्लियर करने का काम संभालता है। फाइट का फाइनल रिजल्ट देखकर ब्लॉन्ड मैन राहत की सांस लेता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि यह सब आखिरकार खत्म हो गया है। ग्रेट डीमन का बॉडी अब भी खड़ा रहता है बिना सिर के भी। यह एक बिजार साइट होता है जो वहां मौजूद सभी को इम्प्रेस करता है। कुछ ही पल बाद मॉन्स्टर डस्ट में क्रम्बल होकर गायब हो जाता है। वह बड़ा खतरा जिसने पूरे वर्ल्ड को टेरराइज किया था आखिरकार डिफीट हो चुका होता है। इस प्योर डिस्ट्रक्शन के सीन को देखकर मेलिसा सब कुछ ऑब्जर्व करती रहती है। मेज बस वहीं खड़ी रहती है। उसे समझ नहीं आता कि इस साइलेंस पर कैसे रिएक्ट करे। अपनी बुक को बाहों में पकड़े हुए वह सोचती है कि क्या सच में सब खत्म हो गया है। यंग वुमन अब भी बिलीव नहीं कर पाती कि वे जीत गए हैं। तभी गॉर्डन पास आता है और अपने कंपेनियन के शोल्डर पर हाथ रखता है। वह जो कुछ भी हुआ उसके बाद उसे कंफर्ट करने की कोशिश करता है। प्रीस्ट कहता है कि गॉडेस की ग्रेस सेटिसिमस से ट्रेजरी टैनिबुर ऐसा ही लगता है। उनकी लंबी और पेनफुल जर्नी आखिरकार एंड पर आ गई है। मेज खुद से दोहराती रहती है कि यह सच में सब कुछ का एंड है। उसकी आंखें रिलीफ और एग्जॉस्शन के मिक्स से भर जाती हैं, लेकिन अचानक उसका एक्सप्रेशन प्योर शॉक और कंफ्यूजन में बदल जाता है। कुछ ऐसा कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड होता है जो उसे स्पीचलेस छोड़ देता है। सीन अब एक डेजोलेट और बारिश से भरी जगह पर शिफ्ट होती है। हम सिर्फ दो फिगर्स को बिना किसी क्लियर डेस्टिनेशन के चलते हुए देखते हैं। सिरिल पूरी तरह कंफ्यूज्ड होकर जमीन पर गिर जाती है और सोचती है कि आखिर हो क्या रहा है। डेस्परेट होकर ब्लाइंड फोल्डेड प्रीस्टेस पूछती है कि लॉर्ड कडाम कहाँ है। उस आदमी की एक्स जमीन पर पड़ी होती है और उसकी सिलुएट दूर भागती हुई नजर आती है। गेल अपने कंपेनियन को रुकने के लिए चिल्लाता है और पूछता है कि वह कहाँ जाने की सोच रहा है। हमारा एएमसी बस रुक जाता है और कुछ देर तक शांत रहता है।
इसके बाद वह अपना सिर हल्का सा पीछे घुमाता है और आंखों के कोने से अपने दोस्तों को देखता है। वह एक हल्की स्माइल देता है और कहता है कि उनके साथ रहना सच में एक ऑनर था। फिर वह गुड बाय कहता है और गेल के उसे पकड़ने की कोशिश करने से पहले ही लाइट के फ्लैश में गायब हो जाता है। एक तेज लाइट का एक्सप्लोजन हीरो को ब्लाइंड कर देता है और वह उसे पकड़ने में फेल हो जाता है। इसके तुरंत बाद प्रीस्टेस क्लिफ से नीचे गिर जाती है, रिएक्ट करने का मौका तक नहीं मिलता। फॉल बेहद ब्रूटल होता है। यंग वुमन जोर से जमीन पर गिरती है और मोशनलेस पड़ी रहती है और इस तरह वह एक डेजोलेट और स्ट्रेंज जगह पर अकेली पड़ी रह जाती है। अपनी आखिरी स्ट्रेंथ के साथ सिरिल अपने कंपेनियन का नाम फुसफुसाती है। वहीं दूसरी तरफ हमारा हीरो एक डार्क और एंडलेस वॉइड के बीच चलता रहता है। उसे रियलाइज होता है कि कुछ भी बदला नहीं है और वह सोचता है कि वापस जाकर वह क्या करेगा। सबसे पहले वह एक आइस कोल्ड बियर पिएगा और फिर क्रैश करेगा। वह कसम खाता है कि वह जिंदगी में कभी भी मेडिवल फैंटेसी गेम नहीं खेलेगा। इसके बावजूद उसे अपने फ्रेंड्स को प्रॉपर गुड बाय न कह पाने का बुरा फील होता है, लेकिन वह जानता है कि उसे रियलिटी एक्सेप्ट करनी होगी और आगे बढ़ना होगा। इसलिए वह ग्रेट वॉरियर कार्टिम को फाइनल फेयरवेल कहने की तैयारी करता है। अब टाइम आ गया होता है उस वर्ल्ड की लाइफ को पीछे छोड़ने का। उसके सामने लाइट का एक पोर्टल दिखाई देता है जिसे वह एग्जिट मानता है। उसे लगता है कि वही पाथ उसे उसकी नॉर्मल और पीसफुल लाइफ में वापस ले जाएगा। लेकिन जैसे ही वह उस डोर के पास जाता है उसे रियलाइज होता है कि कुछ बहुत गलत है। उसकी आंखें पैनिक में फैल जाती हैं और वह कोल्ड स्वेट में टूट जाता है। डेस्परेट होकर वह उम्मीद करता है कि यह सब बस एक नाइटमेयर हो। उसे यकीन नहीं होता कि अब क्या होने वाला है। तभी उसके सामने क्रॉस शेप्ड लाइट दिखाई देती है जो उसके डर को कंफर्म कर देती है। वह सिंबल उसके लिए बिल्कुल भी गुड साइन नहीं होता। इसी वजह से हमारा हीरो नर्वसनेस और डिस्पेयर में हंसने लगता है। अब उसे समझ आ जाता है कि वह घर वापस नहीं जा रहा है। उसकी हंसी प्योर एंग्विश और फ्रस्ट्रेशन की चीख में बदल जाती है। उसका सारा सफरिंग उसे पूरी तरह बेकार लगने लगता है। उस ब्लाइंडिंग लाइट का सामना करते हुए वह अनकंट्रोलेबली हंसता चला जाता है। बेचारा अब इस सिचुएशन को और हैंडल नहीं कर पाता। अचानक न्यू गेम प्लस का मैसेज सामने आता है और गेम रीस्टार्ट हो जाता है। उसकी सारी मेहनत एक ही पल में बेकार चली जाती है। सीन अब एक डर्ट रोड पर शिफ्ट होती है जहां कई सोल्जर्स नजर आते हैं। वे प्रिजनर्स और एक कार्ट को ग्रीन फील्ड के बीच एस्कॉर्ट कर रहे होते हैं। हमारे हीरो की बैड लक ये होती है कि वह भी उन प्रिजनर्स में से एक होता है। उसके हाथ टाइटली फास्टेंड आयरन शैकल्स से बंधे होते हैं। प्रोसेशन धीरे धीरे डर्ट रोड पर आगे बढ़ता रहता है। किसी को भी इन लोगों के फेट की परवाह नहीं होती। बाकी प्रिजनर्स चिल्लाते रहते हैं, कोई अपनी इनोसेंस की कसम खाता है तो कोई लूटे जाने की कंप्लेंट करता है। वहां मौजूद हर इंसान की अपनी अलग स्टोरी होती है। गार्ड्स में से एक शोर से अनॉयड हो जाता है और सबको चुप रहने को कहता है। वह पूरे सिचुएशन से काफी स्ट्रेस्ड लगता है और प्रिजनर्स को कंटेम्प्ट से घूरता है। ऑफिसर बड़बड़ाता है कि आज कचरा कुछ ज्यादा ही लाउड है और सबके साथ हॉरिबली बिहेव करता है। इसके बावजूद एक आदमी गार्ड के पास आता है और कहता है कि वह इनोसेंट है। गार्ड उसे घूरता है और पूछता है कि वह कौन है, जिस पर वह गरीब आदमी टेरिफाइड नजर आता है। वह कसम खाता है कि उसने कभी डिमोनिक आइटम्स नहीं बेचे और यह सब एक बड़ा फ्रेम अप है। ऑफिसर बस चुपचाप उसे देखता रहता है, कोई रिएक्शन नहीं देता। प्रिजनर सोचता है कि हमेशा कोई ना कोई होता है जो आगे बढ़ने के लिए किसी इनोसेंट को फंसा देता है। इसके बाद गार्ड घोड़े पर बैठे एक पैलेडिन की तरफ देखता है, सोचते हुए कि वह यंग है लेकिन फिर भी पैलेडिन है। उसे पता होता है कि अगर कुछ गलत हुआ तो उसकी जान जाएगी और वह गुस्से में प्रिजनर को घूरता है। थ्रेटनिंग टोन में पूछता है कि क्या वह पैलेडिन पर डाउट करने की हिम्मत कर रहा है। गार्ड कहता है कि अगर वह इनोसेंट है तो उसे छोड़ दिया जाएगा और उसे वापस अपनी जगह जाने को कहता है। कुछ और कर पाने की हालत में न होने पर वह आदमी सिर झुकाकर प्रिजनर्स की लाइन में लौट जाता है। गार्ड सोचता है कि यह अफसोस की बात है लेकिन पैलेडिन की वजह से वह आदमी नहीं बचेगा। वेंडर को छोड़कर गार्ड अपनी नजर लाइन में किसी और पर डालता है। उसकी अटेंशन एक मैसिव आदमी पर जाती है। ऑफिसर सोचता है कि उन्होंने इतने स्ट्रॉन्ग बारबेरियन को पकड़ा कैसे। हमारा हीरो बाकी लोगों के साथ चलता रहता है लेकिन उसकी प्रेजेंस सबको इंटिमिडेट करती है। वह समझने की कोशिश करता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो वह इस हालत में आ गया। अपने हाथों को देखकर वह फेमिलियर बॉडी को फील करता है लेकिन बिना उसकी पुरानी पावर के। लगता है मैडनेस और गिल्ट जो उसे कंज्यूम कर रहे थे अब गायब हो चुके हैं। उस न्यू गेम टेक्स्ट के आधार पर उसे समझ आता है कि गेम रीस्टार्ट हो चुका है। फिर भी वह कंफ्यूज्ड रहता है क्योंकि एक्चुअल गेम की शुरुआत ऐसे नहीं हुई थी। अचानक उसके पास चल रहा एक बूढ़ा आदमी फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन शुरू करता है। वह हमारे हीरो को खाने के लिए एक तरह का राउट ऑफर करता है। वह सजेस्ट करता है कि कदम इस राउट को चबाए ताकि जर्नी कम बोरिंग लगे। हमारा हीरो चुप रहता है, बस उस ओल्ड मैन के अनएक्सपेक्टेड जेस्चर को एनालाइज करता है। स्माइल करते हुए बूढ़ा आदमी एक्सप्लेन करता है कि कभी बारबेरियंस ने उसकी मदद की थी और कडाम उसे उनकी याद दिलाता है। बंधे हुए हाथों से हीरो वह रूट पकड़ा है जो बूढ़े ने दिया था। ओल्ड मैन पूछता है कि वह पकड़ा कैसे गया, लेकिन हमारा हीरो बस इतना कहता है कि उसे नहीं पता। बूढ़ा आदमी सिर हिलाता है जैसे वह सिचुएशन समझ गया हो। हमारा हीरो सोचता है कि पैलेडिन्स उन लोगों के लिए हॉस्टाइल होते हैं जो उनकी फेथ फॉलो नहीं करते, इसलिए वह इस सो कॉल्ड एम्पायर के बारे में पूछता है और बूढ़ा आदमी काफी सरप्राइज हो जाता है। कडाम को लूसिया एक किंगडम के रूप में याद आता है और वह सोचता है कि क्या वह किसी पैरेलल वर्ल्ड में आ गया है।
वह पूछता है कि वे कहाँ जा रहे हैं, जिस पर बूढ़ा आदमी बताता है कि एम्पायर की कैपिटल ले जाया जा रहा है। वहां इंक्विजिटर्स उन्हें जज करेंगे और उसे हेरेसी ट्रायल का सामना करना पड़ेगा। यह सुनकर हीरो को थोड़ी राहत मिलती है कि उसे तुरंत एलिमिनेट नहीं किया जाएगा, जो अपने आप में कुछ तो है। लेकिन बूढ़ा आदमी उसकी कामनेस से डर जाता है और पूछता है कि वह इतना रिलीव्ड कैसे हो सकता है। वह आदमी एक्सप्लेन करता है कि इंक्विजिटर्स सिवियर पनिशमेंट्स के दीवाने होते हैं। वह प्रिजनर्स के साथ होने वाली भयानक चीजों का जिक्र करता रहता है। तभी पैलेडिन इस कॉन्वर्सेशन से अनॉयड हो जाता है और बिना सोचे समझे बूढ़े आदमी पर अटैक कर देता है। वह आदमी सीधा हिट होता है और उसके घायल चेस्ट पर नीली लाइट चमकने लगती है। पैलेडिन फिर चिल्लाता है कि जो भी एल्गा के एजेंट्स का अपमान करेगा वह अपनी जान से कीमत चुकाएगा, और इसे ये और ज्यादा डरावना बनाते हुए वह एक सिनिकल सी स्मर्क भी देता है जो उसकी क्रूअल्टी साफ दिखाती है। इसके बाद पैलेडिन का हॉर्स बस मुड़ता है और आगे चलने लगता है। फिर पैलेडिन आगे आकर हमारे हीरो से पूछता है कि क्या वही इस कमोशन की वजह है। इसके बाद नाइट उसे धमकाता है और कहता है कि अगर वह वही अंजाम नहीं चाहता तो अभी भी माफी मांग ले। एरोगेंट स्माइल के साथ ब्लॉन्ड आदमी कहता है कि अगर वह भीख मांगेगा तो वह उसे जिंदा छोड़ देगा। इस सिचुएशन को देखकर हमारा हीरो बस एक मॉकिंग स्माइल देता है। यह देखकर पैलेडिन और ज्यादा भड़क जाता है और चिल्लाता है कि एक मामूली हेरेटिक उसे मॉक करने की बजाय हिम्मत कैसे कर सकता है। अगले ही पल वह अपनी ग्लोइंग स्पीयर के साथ चार्ज करता है और इसे ब्लास्फेमी कहता है। हमारा हीरो सामने आती स्पीयर की नोक को बिना किसी डर के देखता रहता है। नाइट पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है, उसे समझ ही नहीं आता कि हुआ क्या। असल में कडम अपनी नंगी हैंड से स्पीयर पकड़ लेता है, वो भी शैकल्स में बंधा होने के बावजूद। पैलेडिन दर्द से चिल्लाता है और अपना वेपन खींचने की कोशिश करता है लेकिन असफल रहता है। डेस्परेट होकर ब्लॉन्ड आदमी हीरो से तुरंत छोड़ देने को कहता है, जिस पर हीरो कहता है कि अगर यही चाहता है तो ठीक है। इसके बाद वह पूरी ताकत से स्पीयर खींचता है और नाइट को उसके हॉर्स से नीचे गिरा देता है। अब जमीन पर पड़ा पैलेडिन चिल्लाता है कि वह इसी वक्त इस कर्स्ड हेरेटिक का जजमेंट करेगा, लेकिन उसका गुस्सा जल्दी ही प्योर टेरर में बदल जाता है। और तभी हमारा हीरो इनक्रेडिबल फोर्स के साथ छलांग लगाकर पैलेडिन की तरफ जाता है। अटैक का इंपैक्ट इतना जोरदार होता है कि धूल का बड़ा सा क्लाउड उठ जाता है। हीरो अपने पैरों पर लैंड करता है जबकि नाइट और उसका हॉर्स जमीन पर दूर जा गिरते हैं। दोनों को ब्लो से काफी चोट लगती है। काडम चुपचाप वहां खड़ा रहता है, बिना किसी रिएक्शन के सीन ऑब्जर्व करता है। लेकिन पैलेडिन गुस्से में उठता है और हीरो को गालियां देता है, उसे फिल्थी हेरेटिक कहता है। उसे यकीन नहीं होता कि एक हेरेटिक ने गॉड के एजेंट को चोट पहुंचाई है। वह सोचता है कि भले ही सामने वाला एक किड हो, लेकिन पैलेडिन तो पैलेडिन ही होता है। नाइट की स्पीयर की नोक अब इंटेंस लाइट से ग्लो करने लगती है। फिर वह अपना वेपन आसमान की तरफ उठाता है, एक नए पावरफुल अटैक की तैयारी करते हुए। हमारा हीरो देखकर सरप्राइज्ड होता है कि ब्लॉन्ड आदमी कितनी पावर गैदर कर रहा है। नाइट अपनी गॉडेस एल्गा से प्रेयर करना शुरू करता है, जो इटर्नल ब्रिलियंस की मास्टर होती है। लाइट में नहाकर वह अपनी गॉडेस से इस ईवल सर्वेंट को सजा देने की मांग करता है। प्योर रेज से भरे लुक के साथ वह फिनिशिंग ब्लो देने के लिए रेडी होता है। सिचुएशन को देखते हुए वह फुल स्पीड में हीरो की तरफ चार्ज करता है। ग्लोइंग स्पीयर के साथ नाइट आगे बढ़ता है, फाइनल अटैक के लिए तैयार। हमारा हीरो उस पावर की स्ट्रेंथ फील करता है और वर्स्ट के लिए खुद को तैयार करता है। उसे पता होता है कि वह डॉज नहीं कर सकता और उसे सीधा हिट लेना होगा। इसके साथ ही पैलेडिन गोल्डन एनर्जी की एक डेवस्टेटिंग वेव छोड़ता है। अटैक कडम को सीधा हिट करता है और उसकी फोर्स शैकल्स तक तोड़ देती है। धूल बैठने के बाद एक बड़ा क्रेटर दिखता है जहां हीरो पड़ा होता है। घायल होने के बावजूद वह अपने चेस्ट पर ब्लू लाइट यूज करता है और खुद को धीरे धीरे हील करता है। नाइट शॉक्ड रह जाता है कि हीरो इस अटैक से बच गया। मॉकिंग टोन में ब्लॉन्ड आदमी कहता है कि वह जितना अगली है उतनी ही उसकी स्किन थिक है। कडुम सोचता है कि पुराने स्टैट्स के बिना वह सीरियस ट्रबल में है। उसे अफसोस होता है कि आसपास कोई डीमन नहीं है जिससे वह अपनी एबिलिटी यूज कर सके। डेस्परेट होकर वह एस्केप का कोई रास्ता ढूंढता है। तभी उसे डिस्ट्रॉयड कार्ड से आती एक फेमिलियर स्मेल महसूस होती है। उसी टाइम पैलेडिन फिनिशिंग ब्लो देने के लिए आगे बढ़ता है। नाइट उसकी स्ट्रेंथ को एक्नॉलेज करता है लेकिन कहता है कि यही उसका एंड है। वह कहता है कि उसकी मौत ही गॉडेस एल्गा से फॉरगिवनेस दिलाएगी। अचानक पैलेडिन का एक्सप्रेशन प्योर शॉक और सरप्राइज में बदल जाता है। वह अपनी नाक ढकता है और पूछता है कि यह हॉरिबल स्मेल क्या है। हमारा हीरो बस उसे घूरता है और मॉकिंग लाफ्टर में हंसने लगता है। उसकी हंसी तेज होती जाती है और ब्लॉन्ड आदमी पूछता है कि क्या वह पागल हो गया है। कार्डियम उसे टॉन्ट करते हुए कहता है कि गॉडेस एल्गा ने उसे चुना है, न कि इस रुकी नाइट को। इसके बाद वह कार्ड के रेकेज में अपना हाथ डालता है कुछ ढूंढते हुए। कुछ ही पल में वह वहां छुपा हुआ एक गॉब्लिन का हेड निकालता है। वह हेड पैलेडिन की तरफ फेंकता है, जिसे देखकर पैलेडिन डिस्गस्ट में पीछे हट जाता है। उसी मोमेंट हीरो के चेस्ट पर बना मार्क ब्लूइश लाइट से ग्लो करने लगता है। उसकी आंखों पर शैडो छा जाती है और चेहरे पर एक सिनिस्टर स्माइल आ जाती है। मॉन्स्टर का हेड पकड़े हुए वह पैलेडिन को डरावनी नजरों से देखता है। सिचुएशन को देखते हुए वह बिना हेजिटेशन के हेड को अपने फेस के पास लाता है।
मॉन्स्टर का ब्लड बहने लगता है और उसके बॉडी पर टपकता है। फिर वह हेड उठाता है, पूरा खून पीने की तैयारी करते हुए। सब लोग साइलेंस में ये बिजार सीन देखते रहते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। पैलेडिन सोचता है कि हीरो खून की स्मेल से पागल हो गया है। डिस्गस्टेड होकर वह एक गार्ड की तरफ इशारा करता है और उसे हीरो को खत्म करने का ऑर्डर देता है। सोल्जर कांपते हुए आगे बढ़ता है, जबकि कडाम के बॉडी से रेड ऑरा निकलने लगता है। बेचारा गार्ड इतना डरा होता है कि वेपन ठीक से पकड़ भी नहीं पाता। डर के बावजूद वह चिल्लाता है और पूरी ताकत से हीरो पर अटैक करता है, लेकिन हीरो ज्यादा फास्ट होता है और एक ही हाथ से गार्ड का फेस पकड़ लेता है। हीरो का हाथ इनक्रेडिबल फोर्स से गार्ड के फेस को दबाता है। वॉरियर की स्ट्रेंथ के सामने वह पुअर सोल्जर टिक नहीं पाता। डेस्परेट होकर वह अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन हीरो और जोर से पकड़ बनाता है, उसकी प्लीज को इग्नोर करते हुए। ब्रूटल सीन देखकर पैलेडिन शॉक्ड और पूरी तरह स्पीचलेस हो जाता है। बिना किसी मर्सी के हीरो एक पावरफुल ब्लो में गार्ड को खत्म कर देता है। उसे रियलाइज होता है कि पावर बूस्ट बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ से निकलने के लिए काफी है। टेरिफाइंग स्माइल के साथ वह चिल्लाता है कि यह काफी है। हमारा हीरो फ्यूरी से भरी दहाड़ लगाता है और अपनी रेड ऑरा रिलीज करता है। इस सीन को देखकर गार्ड्स पूरी तरह टेरिफाइड हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि क्या करें। उनमें से एक बेरेली बोल पाता है और प्योर फेयर से कांपने लगता है। फिर वह चिल्लाकर सबको बताता है कि यह आदमी एक मॉन्स्टर है। बिना एक पल सोचे सोल्जर्स अपने वेपन्स जमीन पर गिरा देते हैं। इसके साथ ही वे सब अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। पैलेडिन गुस्से में चिल्लाता है कि पीछे मत हटो और प्रिजनर को काबू में करो। कुछ ही पल बाद वह धमकी देता है कि जो भी भागेगा उसे सजा मिलेगी। फिर भी नाइट जानता है कि अगर उसे कुछ और हिट्स लगे तो उसका एंड हो जाएगा। इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर हमारा हीरो मॉन्स्टर का हेड फेंक देता है। पैलेडिन सरप्राइज में आ जाता है और इम्पैक्ट से जमीन पर गिर जाता है। स्टन्ड ब्लॉन्ड आदमी दर्द से कराहता है और जल्दी उठ नहीं पाता। जब वह मुड़कर देखता है तो डीमन का हेड देखकर कंफ्यूज्ड हो जाता है। उसे कोल्ड स्वेट आने लगता है और उसे खतरे का एहसास होता है। तभी उसकी नजर पैनिक से भर जाती है, क्योंकि वह कुछ टेरिबल देखता है। रेड आइज ग्लो करते हुए हमारा हीरो पूरी फोर्स के साथ आगे चार्ज करता है। सिचुएशन को देखते हुए नाइट कॉम्बैट के लिए तैयार होता है। जमीन पर घुटनों के बल बैठकर वह अपनी गॉडेस एल्गा से प्रेयर करता है और ईविल सर्वेंट को हराने की पावर मांगता है। उसकी आंखें इंटेंस लाइट से चमकने लगती हैं और वह डिवाइन पावर से भर जाता है। इसके बाद ब्लॉन्ड आदमी स्पीयर और हाथ के साथ फाइनल कॉन्फ्रंटेशन के लिए आगे बढ़ता है। बैटल क्राई के साथ वह गॉडेस के नाम पर इसे खत्म करने की कसम खाता है। दोनों ब्राइट फ्लैश में टकराते हैं और नाइट हीरो को पियर्स करने में कामयाब हो जाता है। विक्टोरियस स्माइल के साथ वह कहता है कि अफसोस, लेकिन बाबेरियन का यही अंत है। लेकिन कदीम उसे घूरकर मॉकिंग टोन में पूछता है कि क्या बस इतना ही है? नाइट शॉक्ड हो जाता है और कोल्ड स्वेट में टूट जाता है। उसकी रेजिलियंस समझ नहीं आती। असल में हीरो ने स्पीयर को अपनी नंगी हैंड से पकड़ रखा होता है। अगले ही पल वह रेड ग्लो करती हुई फिस्ट तैयार करता है। पंच सीधा लगता है और खून की बौछार चारों तरफ उड़ जाती है। इम्पैक्ट इतना स्ट्रांग होता है कि नाइट सेट दूर जा गिरता है और जोर से जमीन पर क्रैश करता है, खून से ढका हुआ। हमारा हीरो वहीं खड़ा रहता है और उसे रुकने को कहता है। जमीन पर पड़ा बुरी तरह पिटा हुआ पलाडिन माफी की भीख मांगता है। हमारा हीरो चुपचाप खड़ा रहता है, जबकि ब्लॉन्ड आदमी अपनी जान के लिए लगातार गिड़गिड़ाता रहता है और ऐसा लगता है जैसे उसकी बात मान ली गई हो। कदम मुड़ता है और वहां से चलने लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर नाइट उसे कोसता रहता है और इस ह्यूमिलिएशन का बदला लेने की कसम खाता है। अभी भी जमीन पर पड़ा हुआ ब्लॉन्ड आदमी भारी सांस लेता है और सोचता है कि अब क्या करे। वह एल्गा के नाम पर रिवेंज लेने की कसम खाता है। तभी उसे कुछ अजीब महसूस होता है। हमारे हीरो की स्पीयर जमीन पर घिसटती हुई एक डरावनी आवाज निकालती है। असल में वह वेपन को सिर्फ इसलिए पकड़ रहा होता है ताकि वापस आकर काम खत्म कर सके। अपनी तरफ आती शैडो देखकर पैलेडिन पूरी तरह पैनिक में चला जाता है। उस बेचारे की आंखें डिस्पेयर और आने वाले डर से भर जाती हैं। हमारा हीरो कमेंट करता है कि इतनी हालत में भी वह अपनी गॉडेस से प्रेयर कर रहा है। स्पीयर हाथ में लिए हुए वह उम्मीद करता है कि ब्लॉन्ड आदमी आफ्टर लाइफ में अपनी गॉडेस से मिल पाए। डेस्परेट होकर नाइट उसे रुकने के लिए चिल्लाता है, लेकिन कदम उसे गाली देता है और बिना किसी मर्सी के स्पीयर नीचे गिरा देता है। और इसी के साथ वह पैलेडिन को हमेशा के लिए खत्म कर देता है और वहीं खड़ा होकर सीन को देखता रहता है। खून से लथपथ हमारा हीरो अपनी फ्यूरी के रिजल्ट को बस ऑब्जर्व करता है। दूर से उसे गार्ड्स के आखिरी लोग सड़क पर भागते हुए दिखते हैं। सोल्जर्स दहशत में चीखते हुए उस मॉन्स्टर से भाग रहे होते हैं जिसने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया है। इसी के साथ उसे अपनी पास्ट लाइफ से सीखा एक इंपॉर्टेंट लेसन याद आता है। गार्ड्स बिना पीछे देखे भागते रहते हैं, थकान से हांफते हुए। उनमें से एक पलटकर देखता है और एक पल के लिए सोचता है कि वह बच गया है, लेकिन उसकी उम्मीद तब टूट जाती है जब अचानक एक स्पीयर उसके शरीर को आर पार कर देती है। वेपन अनबिलीवेबल फोर्स के साथ सोल्जर्स को एक लाइन में भेद देता है। लेसन सिंपल और क्लियर होता है, कभी भी लूज एंड्स मत छोड़ो। झाड़ियों में छिपा आखिरी गार्ड डर से कांपता रहता है। उस हॉरिफिक सीन को देखता हुआ वह अपना मुंह ढककर प्रेयर करता है कि वह डीमन उसे न ढूंढ पाए, लेकिन हमारा हीरो धीरे से अपना सिर बुश की तरफ घुमा देता है।
एक पल भी बर्बाद किए बिना वह एक और स्पीयर फेंकता है, टेरिफाइंग प्रिसिजन के साथ। वेपन हवा में मिसाइल की तरह उड़ती है और सीधे छिपने की जगह पर लगती है, और इसी के साथ आखिरी सर्वाइवर भी बिना बचने के चांस के खत्म हो जाता है। अचानक एक आवाज उसे बुलाती है और हमारा हीरो धीरे से पीछे मुड़ता है। वही बूढ़ा आदमी जिसने पहले उसकी मदद की थी, पैलेडिन को खत्म करने के लिए उसकी तारीफ करता है। वह कहता है कि उसे कुछ बताना है, लेकिन बात पूरी होने से पहले ही उसका सिर फट जाता है। रेड शावर हर तरफ फैल जाता है और घास को रंग देता है। यह सीन देखकर बाकी प्रिजनर्स प्योर टेरर में जड़ हो जाते हैं। हमारा हीरो बस वही लेसन फॉलो कर रहा होता है जो उसने अपनी पहली जर्नी में सीखा था। इसके साथ ही बाकी आदमी धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं, पूरी तरह डरे हुए। लेसन सिंपल था और वह दोबारा कभी लूज एंड्स नहीं छोड़ेगा। प्रिजनर्स के चेहरे डिस्पेयर और पैनिक में मुड़ जाते हैं। उनमें से एक पूछता है कि वह ऐसा क्यों कर रहा है और उन्होंने क्या गलत किया है। हमारा हीरो स्पीयर से उसे पकड़ लेता है, जबकि वह आदमी रुकने की भीख मांगता है। लेकिन कोल्ड लुक के साथ हीरो बिना हेजिटेशन के फाइनल ब्लो देने की तैयारी करता है। सब कुछ होने के बाद वह चुपचाप बैटलफील्ड को देखता रहता है, और इस तरह वह जमीन पर पड़ी लाशों के बीच अकेला खड़ा रहता है। वह सोचता है कि अगर उसने उन्हें जिंदा छोड़ दिया होता तो वे सबको बता देते और पैलेडिन्स उसका शिकार करने लगते। स्पीयर हाथ में लिए हुए वह कहता है कि वह इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। उसी टाइम प्रिजनर्स में से एक छिपकर प्योर फियर में रोता रहता है। वह झाड़ियों में सिमटा हुआ होता है, अनकंट्रोलेबली कांपता हुआ। भागने की कोई जगह नहीं होती। अचानक हमारा हीरो उसके पास आता है और वह आदमी दहशत में चीख पड़ता है। आखिरी सर्वाइवर का सामना करते हुए हीरो कहता है कि अब बस वही बचा है काम खत्म करने के लिए। इसके साथ ही कडाम अपनी स्पीयर उठाता है, फाइनल ब्लो देने की तैयारी करते हुए। आदमी चिल्लाता है कि यह अनफेयर है, लेकिन हीरो को कोई फर्क नहीं पड़ता। स्पीयर को पास आते देखकर प्रिजनर कांपता रहता है, रिएक्ट करने में असमर्थ। डेस्परेट होकर वह मर्सी की भीख मांगता है, कसम खाता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया। कदीम उससे पूछता है कि वह एक अच्छी वजह बताए कि उसे वहीं खत्म क्यों न कर दे। आदमी कहता है कि उसकी पत्नी और बच्चा उसका इंतजार कर रहे हैं और उसे गलत तरीके से फंसाया गया है। हमारा हीरो कहता है कि वह इनोसेंट लगता है, लेकिन यह जिंदा रहने की वजह नहीं है। आखिरी पल में प्रिजनर डेस्परेट होकर गाइड शब्द चिल्लाता है। वह पूछता है कि क्या वॉरियर को अपनी जर्नी के लिए गाइड नहीं चाहिए। इस ऑफर से हैरान होकर हमारा हीरो सोचता है कि उसका मतलब क्या है। आदमी बताता है कि वह एक ट्रैवलिंग मर्चेंट है और जियोग्राफी किसी से बेहतर जानता है। हमारा हीरो पूछता है कि लुकोनिया कब से एम्पायर बन गया, क्योंकि उसे तो वह किंगडम याद था। यह सवाल मर्चेंट को पूरी तरह कंफ्यूज कर देता है। वह सोचता है कि हीरो पहाड़ों से आया कोई बार्बेरियन है जो सेंचुरीज से दुनिया से कटा हुआ है। कडाम साइलेंस से अनॉयड होकर पूछता है कि क्या उसे जवाब नहीं पता। आदमी बताता है कि एम्पायर बने हुए 248 साल हो चुके हैं। हमारा हीरो पूछता है कि सोलर लूनर कैलेंडर के हिसाब से यह कौन सा साल होगा। मर्चेंट जवाब देता है कि वह कैलेंडर अब यूज नहीं होता, लेकिन साल 1130 होगा। यह सुनकर हीरो शॉक्ड हो जाता है कि कॉन्टिनेंट का कॉमन कैलेंडर अब एंशिएंट बन चुका है। इसके बाद वह चर्च ऑफ एल्गा और डीमन रेल्म के बारे में पूछता है। आदमी एक्सप्लेन करता है कि अब कॉन्टिनेंट 3 फैक्शंस में बंट चुका है। चर्च बहुत पावरफुल हो चुकी है और डीमन रेल्म से जो भी अंदर जाता है वह कभी वापस नहीं आता। यह सुनकर कडिम शॉक्ड हो जाता है कि डीमन रेल्म से कोई भी कभी लौटा ही नहीं। फिर वह पूछता है कि क्या उसने कभी गैल, मेलिसा, गॉर्डन या सिरिल के नाम सुने हैं। डरा हुआ मर्चेंट कहता है कि उसने ये नाम कभी नहीं सुने। अचानक उसे मेलिसा नाम कुछ जाना पहचाना लगता है और वह हैरानी से उसे दोहराता है। हमारा हीरो रियलाइज करता है कि शायद उसे यह नाम कहीं से पता है। मर्चेंट सोचने की कोशिश करता है और अलीसा या मेलिसा जैसे नाम याद करता है। कदम कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि हीरोज को ऐसे भुलाया नहीं जा सकता। उसका दिमाग तेजी से इस मैडनेस को समझने की कोशिश करता है। फिर वह पूछता है कि डीमंस इतने ज्यादा क्यों हैं। आदमी कहता है कि किसी को नहीं पता। कुछ लोग कहते हैं कि यह करप्शन की वजह से गॉडेस एल्गा की डिवाइन पनिशमेंट है। कुछ लोग एक पागल आर्चमेज को ब्लेम करते हैं और कुछ एंशिएंट ईविल के आने की बात करते हैं, लेकिन सच्चाई सिर्फ बादलों के ऊपर बैठे गॉड्स ही जानते हैं। हमारा हीरो चुप रहता है, सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता हुआ। एक तेज मूवमेंट के साथ वह स्पीयर की नोक जमीन में जोर से घुसा देता है। मर्चेंट डर जाता है और काडम बिना कुछ कहे उसके पास से निकल जाता है। इसके बाद वह अकेला होराइजन की तरफ चलने लगता है। उसे फाइनली समझ आता है कि वह अपनी जर्नी के 300 साल बाद इस कॉन्टिनेंट पर है। वह खुद को हर वर्ल्ड में एक एग्जाइल जैसा फील करता है और उसका नॉलेज अब बेकार हो चुका है। उसके पुराने कॉमरेड्स अब उसकी मेमोरी में फेड होने लगते हैं। वह समझ जाता है कि इस न्यू एरा में वे सब सिर्फ डस्ट बन चुके हैं। वह सोचता है कि क्या इस स्लॉटर के साइकिल को दोहराते हुए जीना वर्थ है। उसे कोई गारंटी नहीं है कि एंड तक पहुंचकर वह घर लौट पाएगा, और इस न्यू गेम प्लस के बाद शायद एक न्यू गेम प्लस प्लस भी हो। पूरी तरह होपलेस होकर हमारा हीरो एक ड्रास्टिक डिसीजन लेता है। इसके साथ ही वह बिना हेजिटेशन के अपनी नंगी हैंड से स्पीयर तोड़ देता है। मर्चेंट शॉक्ड रह जाता है, उसे समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। फिर हीरो वेपन की शार्प टिप को अपनी गर्दन की तरफ करता है। वह वहीं सब कुछ खत्म करने की तैयारी करता है। डेस्परेट होकर मर्चेंट पूछता है कि वह क्या करने जा रहा है। हमारा हीरो सोचता है कि अगर उसे जाना ही है तो अभी सबसे अच्छा टाइम है, और इसी के साथ
वह स्पीयर की नोक को पूरी ताकत से अपने गले पर दबाता है। उसे बस यही उम्मीद होती है कि इसके बाद कोई गेम ओवर स्क्रीन ना आए। आंखें बंद करके वॉरियर अपनी आखिरी सांस लेने की तैयारी करता है। स्पीयर की नोक उसकी स्किन को छूती है और वह एंड के लिए रेडी होता है। लेकिन तभी मेलिसा की एक मेमोरी उसके दिमाग में फ्लैश करती है, जिसमें वह फ्यूचर के प्लान्स की बात कर रही होती है। सफेद आंखों के साथ वह आखिरी पल में अपना फैसला बदलता हुआ नजर आता है। हमारा हीरो तुरंत मर्चेंट को पकड़ता है और मेलिसा नाम के बारे में पूछता है। आदमी बताता है कि टावर के पहले मास्टर का नाम कुछ इसी तरह का था। हीरो पूछता है कि यह टावर कहाँ है, जिस पर मर्चेंट जवाब देता है कि वह विस्ताना में है। वह समझाता है कि यहाँ से वहां पहुंचने में कम से कम 2 महीने लगेंगे। कैडम चुप रहता है। जो नई इन्फॉर्मेशन उसे मिली होती है उसे प्रोसेस करता हुआ हल्की सी स्माइल के साथ वह बुदबुदाता है कि बेचारे ने यह बात गलत टाइम पर कह दी। मेलिसा को याद करते हुए उसे रियलाइज होता है कि वह चाहकर भी खुद को खत्म नहीं कर सकता, इसलिए वह आदमी को फास्टेस्ट रोड से टावर तक गाइड करने का ऑर्डर देता है। हमारा हीरो सोचता है कि वह खुद गाइड बनकर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। वह मर्चेंट का आर्म पकड़ता है और कहता है कि वह उसे सबसे प्रेशियस पेमेंट देगा। सीरियस लुक के साथ वॉरियर कहता है कि पेमेंट उसकी लाइफ होगी। खून से सनी स्पीयर की नोक जमीन पर गिरती है, जो उसके नए डिसीजन को सिंबलाइज करती है। केडीएम उसे तुरंत तैयार होने को कहता है क्योंकि वे अभी निकल रहे हैं। मर्चेंट बिना कंप्लेंट के अग्री कर लेता है। इसके बाद हमारा हीरो कार्ड के रेकेज में एक सोर्ड ढूंढता है। वह उसे उठाता है और सोचता है कि भले ही यह कोई सीक्रेट वेपन नहीं है, लेकिन काम चला लेगा। उसे पैलेडिन की स्पीयर न ले पाने का अफसोस होता है क्योंकि वह कॉन्सेक्रेटेड आइटम थी। इसके साथ ही उसे अपनी पहली जर्नी की पुरानी एक्स याद आती है, जिसे न रख पाने का दुख होता है। वहीं दूसरी तरफ मर्चेंट अपनी चीजें समेटता है, साइज और रिलीफ दोनों में, क्योंकि वह जिंदा बच गया होता है। अचानक हमारा हीरो उसे डीमन ब्लड से भरी एक कैंटीन देता है। फिर वह अपना नया इक्विपमेंट उठाता है और जर्नी की तैयारी करता है। सब कुछ रेडी होने के बाद वह कहता है कि अब निकलने का टाइम है और मर्चेंट डर के साथ उसे देखता है। इसके बाद दोनों टावर ऑफ मैजिक की तरफ अपनी जर्नी शुरू करते हैं। पीछे मैसेकर की जगह पर कुछ क्रोज जमीन पर पड़ी बॉडीज के ऊपर चक्कर लगाने लगते हैं। ये सिनिस्टर दिखने वाले बर्ड्स धीरे धीरे रिमेन्स के पास आते हैं। उसी टाइम पैलेडिन्स की एक नई जोड़ी लिंटन पेलेफस की बॉडी खोज लेती है। नाइट नोट करता है कि सबको खत्म कर दिया गया है और पूछता है कि अब क्या किया जाए। लेडी हेलिक्स नाम की वुमन उसे सीरियस और कॉन्फिडेंट लुक से देखती है। हेलिक्स ईथन को आदेश देती है कि जो भी क्लू मिल सके उसे ढूंढे। वे आर्च बिशप के पास खाली हाथ वापस नहीं जा सकते। नाइट ऑर्डर से एग्री करता है, जबकि यंग वुमन बुदबुदाती है कि पूरी सिचुएशन पैथेटिक है। पैलेडिन की बॉडी के ऊपर खड़ी होकर वह सोचती है कि आखिर किस में इतनी हिम्मत थी कि एक होली एजेंट को खत्म कर दे, और वह भी आर्च बिशप के गॉड्स में से एक को। फ्यूरी से भरे लुक के साथ वॉरियर कसम खाती है कि कल्प्रिट चाहे जो भी हो, उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। सीन फिर एक डार्क और साइलेंट नाइट में शिफ्ट होती है, जहां आसमान में फुल मून चमक रहा होता है। दूर जंगल में हमारा हीरो एक कैंपफायर के पास आराम कर रहा होता है। टाइम के साथ कैंपफायर की फ्लेम्स धीरे धीरे बुझने लगती हैं। काम नाइट का फायदा उठाकर कैडम थोड़ी देर के लिए लेट जाता है। उसके पास ही लॉन्ग जर्नी के लिए सप्लाईज से भरा बैकपैक रखा होता है। अचानक कोई डार्क वुड्स में डेस्परेट होकर भागता हुआ नजर आता है। वह इंसान हाफ रहा होता है, थकान और मेहनत से पूरी तरह एग्जॉस्टेड। पता चलता है कि वह मर्चेंट है, जो भागते हुए चिल्लाता है कि वह आखिरकार एस्केप कर गया। डर से भरे चेहरे के साथ वह सोचता है कि उसे जितना हो सके उतना दूर निकल जाना चाहिए। उसे याद आता है कि एम्पायर छोड़ना डेंजरस था और उसने किसी कंपेनियन के बारे में सोचा था, लेकिन उसके दिमाग में कंपेनियन का मतलब एक ऐसा बारबेरियन होता है जो डीमंस खाता है और दर्जनों लोगों को खत्म कर देता है। सब कुछ देखने के बाद वह कुछ दिन वॉरियर को ऑब्जर्व करता है और रियलाइज करता है कि वह सच में एक मॉन्स्टर है। मर्चेंट उसे सूखा हुआ मीट और आलू ऑफर करता है। हमारा हीरो बस चुपचाप उसे ऑब्जर्व करता रहता है। डर के मारे मर्चेंट उसे कैंपफायर के पास लेटने की जगह ऑफर करता है, लेकिन वॉरियर फिर भी कुछ नहीं बोलता। वह पूछना चाहता है कि वॉरियर एम्पायर में कैसे आया, लेकिन फिर छोड़ देता है। मर्चेंट डिसाइड करता है कि चुप रहना ही बेहतर है। वह समझ जाता है कि बारबेरियन ज्यादा लोगों से बात नहीं करता और अननेसेसरी क्वेश्चंस भी पसंद नहीं करता। वह चाहे जितना ऑब्जर्व करे, उसकी थॉट्स पढ़ नहीं पाता। मर्चेंट के लिए यह आदमी ह्यूमन नहीं बल्कि एक वाइल्ड बीस्ट है। इस सिचुएशन में उसे ऐसा लगता है जैसे वह हर दिन सर्कस एक्ट कर रहा हो, मानो उसका सिर शेर के मुंह में हो। अगर यही एक प्रॉब्लम होती तो शायद वह समहाउ हैंडल कर लेता, लेकिन सच ये है कि मर्चेंट पूरी तरह एग्जॉस्टेड हो चुका होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम उस बारबेरियन की रिडिकुलस मार्चिंग स्पीड होती है। हमारा हीरो पलटकर कहता है कि वह बहुत स्लो है। आदमी कहता है कि देखने में भले न लगे, लेकिन वह एक फास्ट और टायरलेस मर्चेंट है। वह खुद को अपने प्रोफेशन का बेस्ट मानता है, लेकिन जब भी वह रास्ता दिखाता है, वॉरियर पहले ही काफी आगे निकल चुका होता है। उसे पता भी नहीं चलता और वॉरियर नजरों से ओझल हो जाता है। और जब बहुत एफर्ट के बाद वह उसे कैच करता है, वॉरियर बस एक कोल्ड कमेंट करता है और फिर से चलने लगता है। इसके बाद मर्चेंट बस उसे देखता रहता है जब तक कि वे आखिरकार
पहुंच नहीं जाते। वॉरियर की नजरें उसके लिए एक ह्यूज थ्रेट जैसी लगती हैं। उसे फील होता है कि अगर वह लेट हुआ तो हीरो उसकी खोपड़ी कुचल देगा। उसके बिना गाइड के वे पहले ही कई मील आगे निकल चुके होते। मर्चेंट सोचता है कि क्या उस आदमी के पैर स्टील के बने हैं। वह नर्वस ब्रेकडाउन के कगार पर होता है और अब और सहन नहीं कर पाता। उसे लगता है कि वह सच में मर जाएगा और किसी तरह एस्केप करना जरूरी है। यह ट्रैवल पेस किसी ह्यूमन के लिए पॉसिबल ही नहीं है। इसी के साथ एस्केप का मौका उसे उम्मीद से जल्दी मिल जाता है। मर्चेंट पूरी ताकत से डार्क नाइट में भागता है। अब जब वह जंगल के अंधेरे में भाग चुका होता है तो उसे लगता है कि वह सेफ है। वॉरियर यह नहीं जान पाएगा कि वह किस डायरेक्शन में गया। अचानक उसे दर्द और फ्रस्ट्रेशन का एहसास होता है क्योंकि उसे कुछ याद आता है। वह कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पीछे छोड़ आया होता है। असल में उसका पाउच जिसमें उसकी पूरी फॉर्चून थी वॉरियर के पास रह गया होता है। उसमें कैंडल्स, सोप, मिरर और एक पुरानी रिंग तक होती है। अगर वह पाउच लेने गया तो स्लीपिंग बीस्ट जरूर जाग जाएगा। वह लॉस का अफसोस करता है लेकिन उसकी लाइफ उससे कहीं ज्यादा प्रेशियस होती है। और इसी तरह मर्चेंट जंगल में अपनी डेस्परेट एस्केप जारी रखता है। वह बस उस मॉन्स्टर से जितना दूर हो सके जाना चाहता है। उसे नहीं पता कि वह कितनी देर से भाग रहा है और वह पूरी तरह लॉस्ट फील करता है, लेकिन उसे लगता है कि इतनी दूरी के बाद वह सेफ है। रिलीफ की एक लंबी सांस के साथ वह सेलिब्रेट करता है कि वह आखिरकार फ्री हो गया है। उसे यकीन नहीं होता कि वह जिंदा बच पाया। लेकिन अचानक एक फेमिलियर आवाज पूछती है कि वह इतनी जल्दी कहां जा रहा है। आदमी पूरी तरह फ्रीज हो जाता है, प्योर फियर से लकवाग्रस्त। उसे यकीन नहीं होता और वह सोचता है कि यह कैसे पॉसिबल है। डर से उसकी आंखें फैल जाती हैं और वह धीरे धीरे पीछे मुड़ता है। उसके सामने हमारा हीरो खड़ा होता है और पूछता है कि वह भाग क्यों रहा है। हीरो का एक्सप्रेशन हमेशा की तरह सीरियस और इंटिमिडेटिंग होता है। वॉरियर उसे घूरकर पूछता है कि क्या उसे प्रॉमिस्ड पेमेंट अब नहीं चाहिए। उसकी नजरें मर्चेंट को बिल्कुल स्पीचलेस कर देती हैं। डर से हकलाते हुए वह पूरा सेंटेंस तक नहीं बना पाता। वह सिर से पैर तक कांप रहा होता है, समझ नहीं पाता कि क्या करे। इसके बाद वह जमीन पर गिर जाता है और चिल्लाता है कि उसने एक मॉर्टल सिन कर दिया है। वह कसम खाता है कि वह जिंदगी में कभी उस ग्रेस को नहीं भूलेगा जिससे उसकी जान बची थी। डेस्परेट होकर वह माफी मांगता है और वॉरियर से एक बार उसे माफ करने की भीख मांगता है। लेकिन हमारा हीरो कहता है कि उसे एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए। वह कहता है कि अगर एस्केप की रीजन सॉल्व नहीं हुई तो वह आदमी फिर से भागने की कोशिश करेगा। सीरियस लुक के साथ हीरो उससे पूछता है कि उसने भागने की कोशिश क्यों की। मर्चेंट हकलाते हुए कहता है कि वॉरियर की स्पीड उसके लिए बहुत ज्यादा फास्ट है। उसे ऐसा फील होता है कि अगर वह इसी तरह साथ देने की कोशिश करता रहा तो रास्ते में ही मर जाएगा। सामने सन्नाटा देखकर बेचारा अपनी आंखें बंद कर लेता है और सोचता है कि अब उसका एंड तय है। हमारा हीरो कुछ पल चुप रहता है, यह सोचते हुए कि क्या किया जाए। फिर वह उठता है और कहता है कि वापस कैंप चलते हैं। यह सुनकर मर्चेंट शॉक्ड हो जाता है। उसे वॉरियर का रिएक्शन समझ नहीं आता, जिस पर कैडम कहता है कि अब से वह थोड़ा स्लो चलेगा। आदमी को अपने कानों पर यकीन नहीं होता और हमारा हीरो मुड़कर आग की तरफ वापस चलने लगता है। मर्चेंट पूरी तरह कंफ्यूज्ड रहता है, बार्बेरियन के इस अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर को समझ नहीं पाता। थोड़ी देर बाद दोनों वापस कैंप पहुंच जाते हैं और आग जल रही होती है। आदमी शांति से सो जाता है जबकि हमारा हीरो पहरा देता रहता है। लेकिन बेचारा नाइटमेयर देखता है और बुदबुदाते हुए माफी मांगता है। वह कहता है कि यह गलती थी और उसे छोड़ देने की भीख मांगता है। हमारा हीरो चुपचाप उसे देखता रहता है, जैसे पूरी सिचुएशन पर सोच रहा हो। उसे लगता है कि उसकी फास्ट पेस पहली जर्नी की आदत है। हर पल अर्जेंट लगता था, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। वह एक ऐसा हेल था जहां सब कुछ बंजर और हॉस्टाइल था। खाना और पानी कभी भी इनफ नहीं होता था और आराम एक लग्जरी था। हमारा हीरो एक लंबी राहत की सांस छोड़ता है। वह प्योर डिप्रेशन वाला टाइम आखिरकार पीछे छूट चुका होता है। उस इन्फर्नो के उलट अभी का एनवायरनमेंट उतना डेंजरस नहीं है। खाना और पानी अवेलेबल हैं और वह शांति से आराम कर सकता है। इसके अलावा उसे स्लो होने की एक अच्छी वजह भी मिल गई होती है। यह मर्चेंट एक काफी यूजफुल गाइड है। मर्चेंट बताता है कि बॉर्डर पर हाल ही में काफी फ्रिक्शन चल रहा है। वह एक डीटूर सजेस्ट करता है जहां गार्ड कमजोर है। इस प्रपोजल पर हमारा हीरो बस इतना कहता है, अगर तुम कहते हो तो ठीक है। वॉरियर के जवाब से मर्चेंट रिलीव्ड महसूस करता है। इसके साथ ही हीरो अग्री कर लेता है और कहता है कि गाइड जैसा कहे वैसा ही करेंगे। मर्चेंट एक सैटिस्फाइड और कॉन्फिडेंट स्माइल देता है। हमारा हीरो सोचता है कि उसके दिमाग में कॉन्टिनेंट का एक मैप है, लेकिन वह मैप 300 साल पुराना है। मर्चेंट एक्सप्लेन करता है कि ज्यादातर पैलेडिन्स अपने रिकॉर्ड को लेकर ऑब्सेस्ड रहते हैं। इसी वजह से वे पास के डीमंस को आग जैसी आंखों से हंट करते रहते हैं। हमारा हीरो सोच रहा था कि डीमंस मिलना इतना मुश्किल क्यों है। अब उसे समझ आता है कि पैलेडिन्स इसकी वजह है। यह सोचकर वह अपनी कैंटीन देखता है और रियलाइज करता है कि खून जल्द ही अनयूजेबल हो जाएगा। जस्ट इन केस उसे फ्रेश ब्लड सिक्योर करना होगा। सीन फिर जंगल की एक डार्क नाइट में शिफ्ट होती है। क्रेसेंट मून आसमान में चमक रहा होता है और रास्ते को रोशन कर रहा होता है। अचानक हमारा हीरो रुक जाता है और मर्चेंट सरप्राइज में पलटता है। उसे समझ नहीं आता कि वॉरियर इतनी अचानक क्यों रुक गया। आदमी आगे इशारा करके कहता है कि वहां एक गांव है, वे वहां रेस्ट और रेस्टॉक कर सकते हैं,
फिर जर्नी कंटिन्यू कर सकते हैं। मर्चेंट बताता है कि यह फार्मिंग विलेज लगता है। वह सजेस्ट करता है कि खाना और शेल्टर पूछने के लिए ये बेस्ट जगह होगी। हमारा हीरो उस जगह को सीरियस नजर से देखता है। उसे लगता है कि उस विलेज में कुछ बहुत गलत है, जिस पर मर्चेंट कहता है कि अजीब बात है, वहां एक भी लाइट नहीं जल रही। वह शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि आखिर क्या हुआ होगा। और बात और खराब यह होती है कि डिनर टाइम हो चुका है, लेकिन वुडन गेट खुला हुआ है। ऊपर से एंट्रेंस पर कोई गार्ड भी नहीं है। सिचुएशन देखकर आदमी सोचता है कि शायद यह अबैंडन्ड विलेज है। वॉरियर कहता है कि अंदर जाकर ही पता चलेगा। यह सुनकर मर्चेंट अंदर जाने के ख्याल से ही डर जाता है। वह वार्निंग देता है कि कोई मॉन्स्टर आकर सबको भगा चुका हो सकता है। विलेज की खामोशी अनसेटलिंग होती है और कुछ भी हिलता नहीं है। उस जगह का एटमॉस्फेयर मर्चेंट को क्रीपी फील कराता है। हमारा हीरो मॉन्स्टर या डीमन की पॉसिबिलिटी पर सोचता है। यह आइडिया उसे डराता नहीं है, बल्कि वह इंटरेस्टेड लगने लगता है। इसके बाद वह अपनी सोर्ड की हिल्ट पर हाथ रखता है। हमारा हीरो किसी भी डेंजर के लिए खुद को रेडी करता है। बिना हेजिटेशन वॉरियर डिटर्मिन्ड लुक के साथ अपना वेपन ड्रॉ करता है। वह आने वाली बैटल के लिए पूरी तरह रेडी होता है। स्मर्क के साथ वह कहता है कि यह अच्छी खबर है। उसे वैसे भी फ्रेश ब्लड की जरूरत थी और वह बिना किसी डर के विलेज में एंटर कर जाता है। मर्चेंट कांपते हुए उसके पीछे पीछे चलता है, यह सोचकर कि अंदर क्या मिलेगा। वह पूछता है कि आखिर हो क्या रहा है और अगर जगह खाली है तो अबैंडन्ड जैसी क्यों नहीं लग रही। हमारा हीरो डर्ट स्ट्रीट्स पर कॉशियसली आगे बढ़ता है। वह आसपास किसी भी सस्पिशियस मूवमेंट के लिए अलर्ट रहता है। अचानक उसकी नजर किसी चीज पर टिक जाती है और वह रुक जाता है। उसे लगता है कि मिस्ट्री का जवाब मिल गया है। मर्चेंट पूछता है कि वह इतनी अचानक क्यों रुका। उसे सिचुएशन समझ नहीं आती। वॉरियर की चुप्पी से वह कंफ्यूज्ड और थोड़ा डरा हुआ होता है। तभी उसकी नजर एक ही घर पर जाती है जिसका डोर खुला होता है। डार्कनेस के अंदर से कुछ उन्हें गौर से देख रहा होता है। अचानक एक विशाल पैर जोर से जमीन पर पड़ता है। क्रीचर बिना वार्निंग के अटैक की तैयारी करता है। एक टेरिफाइंग चीख के साथ मॉन्स्टर हथियार पकड़े आगे चार्ज करता है। वह किसी जायंट फ्यूरियस गॉब्लिन जैसा दिखता है। उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमकती हैं, उसकी ब्लड की थर्स्ट दिखाती हुई। क्रीचर प्योर हेट्रेड से दोनों इंट्रूडर्स को घूरता है, लेकिन हमारा हीरो उससे भी फास्ट होता है और एक ही बार में मॉन्स्टर का सिर उड़ा देता है। अटैक इतना तेज होता है कि क्रीचर को समझने का मौका भी नहीं मिलता और देखते ही देखते गॉब्लिन का सिर हवा में उड़ता है और खून बहने लगता है। यह ब्रूटल सीन मर्चेंट को पैनिक में डाल देता है। क्रीचर का बॉडी गिरते देखकर वह प्योर टेरर में चीख उठता है। वह ऐसी चीज देखने के लिए तैयार नहीं था। उसी मोमेंट हाउस की डार्कनेस से एक और मॉन्स्टर का पैर दिखता है। लगता है वॉरियर के लिए पार्टी अब शुरू हुई है। अगले ही पल कई गॉब्लिन्स गुस्से में घर से बाहर निकल आते हैं। वे अपने गिरे हुए साथी का बदला लेने के लिए रेडी होते हैं। मर्चेंट शॉक्ड होकर कहता है कि गॉब्लिन्स अग्रेसिव नहीं होते। कड़म समझ जाता है कि किसी चीज ने उन्हें हॉस्टाइल और डेंजरस बना दिया है। स्मर्क के साथ वह रियलाइज करता है कि वह सही जगह आ गया है। उसे आखिरकार फ्रेश ब्लड का सोर्स मिल गया है। इसके साथ ही एक गॉब्लिन क्लब लेकर उस पर अटैक करता है। क्रीचर वॉरियर की स्ट्रेंथ की परवाह नहीं करता। हमारा हीरो ग्लोइंग सोर्ड स्ट्राइक से जवाब देता है। ब्लेड हवा को इंप्रेसिव स्पीड से चीरती है। अटैक एक साथ कई मॉन्स्टर्स को हिट करता है और वे शॉक्ड रह जाते हैं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोई ह्यूमन इतना पावरफुल होगा। फोकस्ड नजरों के साथ हमारा हीरो आने वाली फाइट के लिए खुद को रेडी करता है। एक गॉब्लिन डेफनिंग रोर के साथ बिना डर के उस पर चार्ज करता है, लेकिन वॉरियर उससे कहीं ज्यादा फास्ट होता है और ब्लू ब्लर की तरह एरिया में मूव करता है। उसका स्ट्राइक हवा को चीरता हुआ क्रीचर्स को काट देता है। फिर उसकी सोर्ड एक मॉन्स्टर के वेपन से टकराती है और हवा में स्पार्क्स उड़ते हैं। उसी मोमेंट मोहॉक वाला एक गॉब्लिन एक्स लेकर चार्ज करता है। एक पल भी वेस्ट किए बिना हमारा हीरो अगले अटैक के लिए ऑलरेडी रेडी रहता है। स्विफ्ट मूवमेंट के साथ वह एक क्रीचर की चेस्ट को आसानी से पियर्स कर देता है। मॉन्स्टर अपनी चेस्ट में लगी ब्लेड को घूरता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या हुआ। फिर हीरो उसके सिर पर ब्रूटल ब्लो मारकर उसे खत्म कर देता है। हमारा हीरो एक हाथ से मॉन्स्टर को पकड़ता है और उसे हमेशा के लिए खत्म कर देता है। सारे एनिमीज जमीन पर गिरने के बाद मर्चेंट पूछता है कि क्या सब खत्म हो गया। वॉरियर चारों तरफ देखता है और कहता है कि शायद अभी खत्म नहीं हुआ। तभी पीछे से एक ग्रीन हाथ मर्चेंट की टांग पकड़ लेता है। क्रीचर उसे खींचकर पास के घर की डार्कनेस में ले जाता है। असल में वह मॉन्स्टर एक छोटी लड़की को हॉस्टेज बनाकर पकड़े होता है। मर्चेंट शॉक्ड होकर चीखता है जब उसे पता चलता है कि वह बच्ची है। उसी टाइम गॉब्लिन फ्यूरी से रोर करता है और अटैक की तैयारी करता है, लेकिन हमारा हीरो अपनी सोर्ड मॉन्स्टर की तरफ फेंक देता है। इनक्रेडिबल प्रिसिजन के साथ वह वेपन सीधे क्रीचर को हिट करने के लिए उड़ता है। ब्लेड हवा में उड़ती है और सीधे क्रीचर के फोरहेड के बीच में जाकर धंस जाती है। गॉब्लिन दर्द से कराहता है। उसे यकीन नहीं होता कि अभी क्या हुआ। उस जोरदार वार से मॉन्स्टर पीछे की तरफ गिरता है और छोटी लड़की उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाती है। मर्चेंट घबरा जाता है और पूछता है कि क्या उसे डर नहीं था कि लड़की को लग सकता है। हमारा हीरो जवाब देता है कि ऐसा नहीं होने वाला था और फिर लड़की को खोल देता है।
सीरियस लुक के साथ वह छोटी लड़की की तरफ मुड़ता है और उसे पास बुलाकर बात करना चाहता है। डर के मारे लड़की रोने लगती है और हमारा हीरो कहता है कि उसे उससे कुछ सवाल पूछने हैं। मर्चेंट उसे शांत करने की कोशिश करता है, कहता है कि वे बुरे लोग नहीं हैं। वह छोटी लड़की को एक कैंडी देता है जिसे वह खाने लगती है। थोड़ा सस्पिशियस होकर करीम कहता है कि मर्चेंट को बच्चों से बात करने की अच्छी आदत है, जिस पर वह हल्का सा बोस्ट करता है। मर्चेंट एक्सप्लेन करता है कि घर पर उसका एक बेटा है उसी उम्र का, इसलिए उसे ये नैक है। हमारा हीरो बस चुपचाप ये सीन ऑब्जर्व करता रहता है। कैंडी मुंह में लिए हुए छोटी लड़की हकलाते हुए मम्मी शब्द बोलती है। ऐसा लगता है जैसे उसे कुछ इंपॉर्टेंट याद आ रहा हो। यह सुनकर मर्चेंट वादा करता है कि वे उसकी मां को ढूंढने में मदद करेंगे। वह बनी पपेट से उसे चीयर अप करने की कोशिश करता है, लेकिन आंखों में आंसुओं के साथ लड़की कहती है कि उसके पेरेंट्स ने उसे वहीं छोड़ दिया था। यह सुनकर दोनों आदमी पूरी तरह शॉक्ड इन रह जाते हैं। मर्चेंट परेशान होकर पूछता है कि क्या उन्हीं लोगों ने उसे बांध दिया था। उसे यकीन नहीं होता कि कोई अपने ही बच्चे के साथ ऐसा कर सकता है। तभी हमारा हीरो उस विलेज की पूरी बिजार सिचुएशन समझ जाता है। उसे आखिरकार पता चल जाता है कि वहां के लोगों के साथ क्या हुआ था। अचानक एक फीमेल वॉइस अंधेरे में डेस्परेटली लड़की का नाम चिल्लाती है, रेने। वुमन उसे ढूंढती हुई आगे बढ़ती है। उसी वक्त विलेजर्स की एक क्राउड टॉर्चेस लेकर दिखाई देती है। आगे खड़ी वुमन सबको चुप रहने को कहती है, गॉब्लिन्स की वजह से। मां दौड़कर अपनी बेटी को गले लगा लेती है और पूछती है कि वह ठीक है या नहीं, उसे चोट तो नहीं लगी। छोटी रेनिये उसकी बाहों में चुपचाप रहती है। राहत के आंसुओं के साथ वुमन गॉड्स को धन्यवाद देती है कि उसकी बेटी सेफ है। वह सच में खुश नजर आती है। कुछ ही देर बाद विलेजर्स जमीन पर पड़े गॉब्लिन कॉर्प्स का ढेर देखते हैं। वे डर जाते हैं और सोचते हैं कि यहाँ क्या हुआ। टॉर्च पकड़े एक आदमी पूछता है कि क्या ये सब हमारे हीरो ने किया है। उसे सामने का सीन बिलीव नहीं होता। कोल्ड लुक के साथ हीरो एक मरे हुए मॉन्स्टर का सिर उठाता है। वह कहता है कि यह उसने नहीं किया। फिर वह एक स्विफ्ट मूवमेंट में गॉब्लिन के सिर से अपनी स्वॉर्ड निकालता है। वह बताता है कि यह काम उसकी ब्लेड ने किया है। इसके बाद वह विलेजर्स की तरफ देखता है और पूछता है कि उन्होंने लड़की की सैक्रिफाइस क्यों दी। वह उनके कावर्डली एक्ट की वजह जानना चाहता है और उससे भी ज्यादा सीरियस बात यह कि उन्होंने ये सब एक डीमन के लिए किया। विलेजर्स चुप रहते हैं, किसी के पास जवाब नहीं होता। विलेज लीडर आगे आता है और बताने लगता है कि फॉरेस्ट गॉब्लिन से भरा हुआ था। उनकी जमीन सूखने के बाद वे वहां आ गए थे, लेकिन कुछ टाइम पहले कुछ अजीब हुआ और गॉब्लिन्स ने अटैक करना शुरू कर दिया। किसी को नहीं पता कि उनका बिहेवियर क्यों बदल गया। वे इतने फियर्स हो गए कि कैजुअलिटीज तेजी से बढ़ने लगी। विलेजर्स के पास फाइट बैक करने के अलावा कोई चॉइस नहीं बची। विलेज के मेन इकट्ठा हुए और क्रीचर्स को खत्म करने निकल पड़े, अपने फैमिलीज को प्रोटेक्ट करने के इरादे से। लेकिन वहां उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने उन्हें पूरी तरह होपलेस और टेरिफाइड कर दिया। गॉब्लिन आर्मी को एक डीमोनिक क्रीचर लीड कर रहा था। उनके पास डीमन और उसकी आर्मी से लड़ने की स्ट्रेंथ नहीं थी। विलेजर्स पूरी तरह डिस्पेयर में सरेंडर कर गए। क्रीचर ने उन्हें मारा नहीं, बल्कि बदले में एक भयानक डिमांड रखी। वह अगले हफ्ते वापस आकर सैक्रिफाइस लेने वाला था। हर फैमिली से उसने उनके सबसे यूजलेस बच्चे की सैक्रिफाइस मांगी। यह क्रूअल ऑर्डर पूरे विलेज को तोड़कर रख देती है। मर्चेंट शॉक्ड होकर पूछता है कि क्या पहले भी बच्चों को ले जाया गया था। उसे यकीन नहीं होता कि उन्होंने डीमन की बात मान ली। एक विलेजर गुस्से में पूछता है कि वे और किसे सैक्रिफाइस करते। वह कहता है कि वे अपने बड़े बच्चों को नहीं दे सकते थे। यह सुनते ही हमारा हीरो गुस्से में आ जाता है और एक ही पंच में टेबल तोड़ देता है। उस वॉर की ताकत सबको चौंका देती है। सीरियस लुक के साथ वह पूछता है कि उस क्रीचर के सिर पर कितने हॉर्न्स थे। यह सवाल विलेज लीडर को कंप्लीटली ऑफ गार्ड कर देता है। आदमी जवाब देता है कि डीमन के सिर पर कोई हॉर्न नहीं था। यह सुनकर हमारा हीरो थॉटफुल और सस्पिशियस हो जाता है। कैरम कुछ पल चुप रहता है, नई इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता हुआ। उसके दिमाग में जैसे पजल के पीसेस जुड़ने लगते हैं। इसके बाद वह अपनी सोर्ड उठाता है और कहता है कि उसे गाइड किया जाए। विलेज लीडर कंफ्यूज होकर पूछता है कि वह कहां जाना चाहता है। हीरो उसे घूरकर पूछता है कि उसे क्या लगता है वे अब कहां जाएंगे। डिटर्मिन्ड लुक के साथ वह कहता है कि डीमन के लेयर में। लीडर दोबारा कहता है कि डीमन के सिर पर हॉर्न्स नहीं थे। हमारा हीरो सोचता है कि बिना हॉर्न्स वाला डीमन वीक होता है और उसे डील करना मुश्किल नहीं होगा। वह फिर से सोर्ड उठाता है और आदमी से लोकेशन तक गाइड करने को कहता है। लीडर फिर कंफ्यूज्ड होकर पूछता है कि अब कहां जाना है। हीरो दोबारा वही जवाब देता है, डीमन के लेयर में। विलेजर्स टॉर्चेस जलाते हैं ताकि डार्क पाथ रोशन हो सके। इसके बाद सब लोग रात में फॉरेस्ट के बीच हमारे हीरो के पीछे चलते हैं। लीडर माफी मांगता है कि वे उसकी सर्विस का पेमेंट नहीं दे सकते, लेकिन करीम कहता है कि उसके अपने रीजंस हैं और उसे किसी रिवॉर्ड की जरूरत नहीं। आदमी ग्रेटफुल होकर उसे सर मर्सनरी कहता है। हमारा हीरो एक एक्स उठाता है और कहता है कि उसे एक और वेपन चाहिए। थोड़ी देर बाद वे एक डार्क और सिनिस्टर केव के एंट्रेंस पर पहुंचते हैं। लीडर इशारा करके कहता है कि जो मॉन्स्टर उन्हें टेरराइज कर रहा है वह अंदर है। नए एक्स के साथ हीरो आने वाली बैटल के लिए रेडी होता है। डरे हुए लीडर कहते हैं कि वे वापस जाएंगे और वेट करेंगे। वे बहाना बनाते हैं कि गॉब्लिन विलेज पर अटैक कर सकते हैं। मर्चेंट शॉक्ड होकर पूछता है कि वह क्या कह रहा है। उसे यकीन नहीं होता कि सब लोग सिर्फ गाइड करने आए थे और अब भाग रहे हैं।
हमारा हीरो कहता है कि कावर्ड सिर्फ रास्ते में रुकावट बनते हैं और मर्चेंट से कहता है कि वह उसके साथ आए। उसे लड़ाई के दौरान टॉर्च पकड़ने वाला चाहिए। बेचारा मर्चेंट कुछ भी समझ नहीं पाता और बाकी लोगों को जाते हुए देखता रहता है। यह बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा उसने सोचा था। और फिर दोनों डार्क और साइलेंट केव में एंटर करते हैं। मर्चेंट डर से कांपता है, टॉर्च को कसकर पकड़ता है। वह पूछता है कि वॉरियर ने विलेजर्स को क्रिटिसाइज क्यों नहीं किया। उन्होंने अपने बच्चों की सैक्रिफाइस दी और उन्हें बचाने की कोशिश तक नहीं की। करीम उसे देखता है और पूछता है कि क्या उसने कभी किसी लाइव डीमन का सामना किया है। मर्चेंट हकलाते हुए कहता है कि नहीं, लेकिन उसने ब्लैक मार्केट में बॉडीज देखी हैं। हमारा हीरो एक्सप्लेन करता है कि किसी डीमन से लड़ने के बाद इंसान पहले जैसा नहीं रहता, जीने की इच्छा टूट जाती है और सिर्फ डर और डिस्पेयर बचता है। ऐसे हालात में आम लोगों से सेल्फ कंट्रोल की उम्मीद नहीं की जा सकती। फिर भी मर्चेंट पूछता है कि वे अपने बच्चों की सैक्रिफाइस कैसे कर सकते हैं। वह कहता है कि जानवर भी अपने बच्चों की कदर करते हैं। कैडम जवाब देता है कि उन्होंने सर्वाइव करने का चॉइस चुना और उन्हें जज नहीं किया जा सकता। उनके पास यही एक ऑप्शन था। मर्चेंट सोचता है कि बच्चों की नजर से देखा जाए तो दुनिया ने उन्हें छोड़ दिया है। वह सोचता है कि अगर ह्यूमैनिटी ही छोड़ दी जाए तो जीने का मतलब क्या रह जाता है। हमारा हीरो बस चलता रहता है और मर्चेंट चिंता में उसे पुकारता है। हीरो सोचता है कि विलेजर्स उससे ज्यादा ह्यूमन है। इतनी ब्लडी बैटल्स के बाद उसकी मोरालिटी खुद ट्विस्टेड हो चुकी है। साइलेंस से मर्चेंट डर जाता है और टॉपिक बदल देता है। वह पूछता है कि क्या वॉरियर को लगता है कि बच्चे अभी भी जिंदा हैं। कडाम कुछ पल चुप रहता है। सवाल पर सोचते हुए वह जवाब देने से पहले हर पॉसिबिलिटी को एनालाइज करता है। वह कहता है कि अगर क्रीचर क्रूअल और कनिंग है तो उसने उन्हें जिंदा रखा होगा। कोई कम क्रूअल डीमन होता तो बहुत पहले ही सबको खत्म कर देता। मर्चेंट कंफ्यूज्ड हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि उसका मतलब क्या है। तभी वह पैनिक में आ जाता है जब वॉरियर अचानक अपनी एक्स उठाता है। फोकस्ड लुक के साथ हमारा हीरो अटैक की तैयारी करता है। मर्चेंट डिस्पेयर में चीखता है, यह सोचकर कि अगला नंबर उसी का है। बिना हेजिटेशन वॉरियर पूरी ताकत से वेपन फेंक देता है। एक्स केव की डार्कनेस में प्रोजेक्टाइल की तरह उड़ती है। मर्चेंट डर से सिमट जाता है और चीख उठता है। उसे यकीन नहीं होता कि अभी क्या हुआ। एक्स हवा में इंप्रेसिव स्पीड से घूमती है। वेपन एक ऐसे टारगेट की तरफ उड़ती है जिसे हम अभी देख नहीं पाते। कुछ ही पल बाद केव की डार्कनेस में किसी चीज से टकराने की आवाज गूंजती है। इम्पैक्ट की साउंड पूरे साइलेंट केव में फैल जाती है। कडुम मुड़ता है और डरे हुए मर्चेंट की तरफ हाथ बढ़ाता है। आदमी कंफ्यूज्ड रहता है, वॉरियर के जेस्चर को समझ नहीं पाता। अंधेरे में एक अजीब ग्रीन क्रीचर के पैर दिखाई देने लगते हैं। वह धीरे धीरे दोनों की तरफ बढ़ रहा होता है। असल में एक्स सीधे गॉब्लिन के सिर में लगी होती है। मर्चेंट शॉक्ड हो जाता है जब वह क्रीचर को जमीन पर गिरा देखता है। मॉन्स्टर दर्द से कराहता है। उसके स्कल में वेपन धंसी होती है। बैकग्राउंड में लाल आंखों वाले और गॉब्लिन्स इस सीन को देखते रहते हैं। इसके साथ ही फ्यूरियस गॉब्लिन्स की एक आर्मी अटैक के लिए चार्ज कर देती है। वे गुस्से में चीखते हैं, अपने साथी का बदला लेने को तैयार। मर्चेंट डर से चीखता है, यह सोचते हुए कि इतने सारे मॉन्स्टर्स कहां से आ गए। हमारा हीरो बस उसे टॉर्च स्टेडी रखने और कांपने से मना करता है। एक पल भी वेस्ट किए बिना वॉरियर जोर से जमीन पर पैर पटकता है और बैटल में कूद पड़ता है। एनिमीज की संख्या से वह बिल्कुल इंटिमिडेट नहीं होता। मोहॉक वाले गॉब्लिन के अटैक का सामना करते हुए हीरो काउंटर की तैयारी करता है। ब्लेड को आते देख क्रीचर सरप्राइज में चीख उठता है। स्विफ्ट स्ट्राइक के साथ वॉरियर मॉन्स्टर की चेस्ट को सीधा पियर्स कर देता है। क्रीचर दर्द से चिल्लाता है, लेकिन अटैक वहीं नहीं रुकता। फिर हीरो इमेंस फोर्स गॉब्लिन की बांह पकड़ लेता है। क्रीचर के पास बचने का कोई चांस नहीं होता। इसके बाद वह एक मॉन्स्टर को शील्ड की तरह यूज करता है और दूसरे पर अटैक करता है। गॉब्लिन्स इस बिजार सीन को देखकर गुस्से में चीखते हैं। जब उसकी सोर्ड चट्टान में फंस जाती है तो उसे एरिया की एक प्रॉब्लम नजर आती है। केव के स्टैलेग्माइट्स उसकी सोर्ड को फ्रीली यूज करना मुश्किल बना देते हैं। उसे खुली जगह चाहिए होती है। इसी बीच गॉब्लिन्स प्योर रेज में फिर से रीग्रुप करते हैं। वे एक साथ अटैक करने की तैयारी करते हैं। सिचुएशन को देखते हुए हमारा हीरो अपने हाथ पर एक कपड़ा लपेटता है ताकि वेपन पर ग्रिप मजबूत हो सके। सोर्ड हाथ में लेकर वह अगली क्रीचर्स की हॉर्ड का सामना करता है। वॉरियर अगले राउंड के लिए पूरी तरह रेडी होता है। इसके साथ ही वह फिर से स्विफ्ट और प्रिसिस स्ट्राइक के साथ चार्ज करता है। ब्लेड हवा को चीरते हुए अगले टारगेट की तरफ जाती है। अटैक बिना मर्सी के एक मॉन्स्टर की आंख में लगती है। क्रीचर को रिएक्ट करने का मौका तक नहीं मिलता। इसके बाद हीरो केव के बीच फ्यूरी और ब्लड का ब्लर बन जाता है। वॉरियर हर उस गॉब्लिन को काटता चला जाता है जो उसके रास्ते में आता है। खून से लथपथ वह बाकी बचे एनिमीज का सामना करता है। बैटल अभी खत्म नहीं होती, लेकिन वह हार मानने वाला नहीं है। मॉन्स्टर के सिर में धंसी एक्स को देखकर वह सोचता है कि उसे भी यूज करना चाहिए। वह बिना किसी दिक्कत के वेपन को क्रीचर के सिर से निकाल लेता है। फिर दो वेपन्स के साथ वह मॉन्स्टर्स के बीच कूद पड़ता है। सीन जल्दी ही ब्लड बथ में बदल जाता है। वह सामने आने वाले हर एनिमी को काटता चला जाता है। मॉन्स्टर्स के पास फाइट बैक करने का कोई चांस नहीं होता। एक क्लीन स्ट्राइक से एक क्रीचर का सिर हवा में उड़ जाता है। कुछ ही पल बाद वह सिर भारी आवाज के साथ जमीन पर गिरता है। ब्रूटल सीन देखकर मर्चेंट का चेहरा सफेद पड़ जाता है और वह ऑलमोस्ट उल्टी करने लगता है। उसे यकीन नहीं होता कि हीरो ने अकेले सबको गिरा दिया। केव पूरी तरह बॉडीज से भर जाती है। मैसेकर देखकर बचे हुए गॉब्लिन्स चीखते हैं और भागने लगते हैं।
वे केव के अंदर की तरफ एस्केप करने की कोशिश करते हैं। मर्चेंट वार्निंग देता है कि क्रीचर्स भाग रहे हैं। ब्लडी एक्स हाथ में लिए हीरो कहता है कि वे उनका पीछा करेंगे क्योंकि वही उन्हें डीमन तक ले जाएंगे। इसके बाद दोनों केव के अंदर आगे बढ़ते रहते हैं। टॉर्च डार्क और डेंजरस रास्ते को रोशन करता है। मर्चेंट नोटिस करता है कि रास्ता अचानक एक बड़े खुले स्पेस में बदल जाता है। वह कमेंट करता है कि दीवारें कटी हुई लगती हैं और सोचता है कि शायद यह गॉब्लिन्स का बेस है, लेकिन हीरो उसे इग्नोर करता है और हवा को ध्यान से सूंघने लगता है। उसे कुछ बहुत अजीब महसूस होता है। वह वॉर्न करता है कि पास में एक डीमन है और मर्चेंट पैनिक में आ जाता है। हीरो उसे पीछे रहने को कहता है लेकिन भागने से मना करता है। वॉरियर समझाता है कि अगर वह भागा तो गॉब्लिन्स उसे हंट कर लेंगे। वह कहता है कि जरूरत पड़े तो टॉर्च से खुद को डिफेंड करे। फोकस्ड लुक के साथ हीरो आगे आने वाले खतरे के लिए तैयार होता है और फिर वह इनक्रेडिबल स्पीड के साथ केव में मूव करता है। अचानक एक रेड क्रीचर अपने शार्प क्लॉज से उस पर अटैक करता है। वॉरियर घायल होकर जमीन पर गिरता है और मर्चेंट डिस्पेयर में चीख उठता है। रेड डीमन कहता है कि उसने पहले कभी ऐसा ह्यूमन नहीं देखा। क्रीचर समझ जाता है कि यह कोई सिंपल विलेजर नहीं है। बिजार स्माइल के साथ उसे पूरी सिचुएशन इंटरेस्टिंग लगने लगती है। हीरो रियलाइज करता है कि हालात खराब हैं और सुनी हुई बातों से अलग हैं। वह नोटिस करता है कि क्रीचर के हॉर्न्स छोटे हैं लेकिन ग्रो कर रहे हैं। यह देखकर हीरो अनॉयड हो जाता है। क्रीचर मैलिस से भरी नजरों से वॉरियर को घूरता है। हीरो समझ जाता है कि हॉर्न्स का मतलब मॉन्स्टर इवोल्व हो रहा है। वह लो लेवल से इंटरमीडिएट लेवल की तरफ जा रहा है। डीमन वॉरियर के चेहरे पर कंसर्न देखकर एंजॉय करता है। इसके बाद वह फुल स्पीड में हीरो पर चार्ज करता है। सिचुएशन को देखते हुए हीरो इम्पैक्ट के लिए खुद को ब्रेस करता है। वह अपने दोनों वेपन्स क्रॉस करके क्रीचर के पावरफुल ब्लो को ब्लॉक करता है। डीमन कहता है कि उसे ह्यूमंस पसंद हैं क्योंकि वे वीक होते हैं और ऑर्डर्स फॉलो करते हैं। करीम सोचता है कि उसने यह ब्लो सिर्फ बैटल इंस्टिंक्ट से ब्लॉक किया है। इससे उसे कंफर्म हो जाता है कि क्रीचर की स्ट्रेंथ किसी वीक डीमन जैसी नहीं है। मॉन्स्टर कंप्लेन करता है कि हीरो ने बहुत सारे गॉब्लिन्स मार दिए और अब उसे ह्यूमन से नफरत है। हीरो जानता है कि मिड लेवल डीमन लो लेवल डीमन से कहीं ज्यादा स्ट्रांग होता है। क्रीचर बिजार स्माइल के साथ कहता है कि वह उसे जिंदा रहने का मौका देगा। फिर वह शार्प क्लॉज से वॉरियर की बांह की तरफ इशारा करता है। वह ऑर्डर देता है कि हीरो अपनी ही बांह एक्स से काटे और उसे खाकर जिंदा रहे। हीरो सोचता है कि क्रीचर के हॉर्न्स अभी पूरी तरह ग्रो नहीं हुए हैं। डीमन अनॉयड होकर पूछता है कि वह उसके ऑर्डर को फॉलो क्यों नहीं कर रहा। कदीम अपनी सोर्ड जमीन में घोंप देता है और कहता है कि मॉन्स्टर बहुत ज्यादा बोलता है। फिर वह अपनी कैंटीन निकालता है और कहता है कि वह किसी ब्लड बैग के ऑर्डर्स नहीं लेता। बिना हेजिटेशन वह कैंटीन काट देता है और डीमन ब्लड बहने लगता है। डीमन फेमिलियर स्मेल महसूस करता है और पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। क्रीचर को यकीन नहीं होता कि किसी ह्यूमन के पास ऐसा हो सकता है। वह हीरो को खून पीते हुए देखता है। कुछ ही पल बाद खाली कैंटीन सूखी आवाज के साथ जमीन पर गिरती है। इसके साथ ही हीरो के चारों तरफ एक टेरिफाइंग रेड ऑरा फैल जाती है। वह दर्द से चीखता है जब ब्लड की पावर उसके पूरे बॉडी वन में दौड़ने लगती है। मॉन्स्टर यह सीन देखकर समझ नहीं पाता कि हो क्या रहा है। हीरो की आंखें इंटेंस और बेहद थ्रेटनिंग रेड से चमकने लगती हैं। वह कहता है कि खून पुराना है लेकिन अभी भी काम करता है और उसे जल्दी करनी होगी। डीमन सोचता है कि क्या उसे किसी ह्यूमन से डर महसूस हुआ और तुरंत उस ख्याल को नकार देता है। रेज से भरा डीमन कहता है कि वह वॉरियर की लाइफ खत्म कर देगा। इसके बाद क्रीचर अपने क्लॉज के साथ अटैक के लिए आगे बढ़ता है। करीम सोचता है कि क्रीचर का जजमेंट उसके नए हॉर्न्स की वजह से क्लाउडेड हो चुका है।